अरिथमेटिक फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक, या जिसे टूज कम्प्लीमेंट स्लाइड भी मैंने बोला था। तो हम लोगों ने जो है वो नंबर रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि किस तरह हम लोग करते हैं। डेसिमल और इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में हमारा बेसिकली डिवाइड होता है। उसके बाद जो इंटीजर होता है वो 2 की पावर प्लस में जाती है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 2 की पावर माइनस में बेसिकली जा रही होती है हमारे पास। तो एक्सक्यूज मी ये सर। फ्रैक्शनल, जी सर ये काइंडली आप अगर ये स्लाइड्स वगैरह एलएमएस पे अपलोड कर दें। यार मैंने एल पे भी कर दिए हैं, इधर आपकी टीम्स पे भी अपलोड होगी। एलएमएस पे नहीं करेंगे? यार उधर भी कर दिए हैं, टीम्स पे भी कर दिए हैं भाई। ओके सर, थैंक यू। तो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में हम कर रहे होते हैं। उसके बाद ये नंबर सिस्टम मैंने करवा दिया था, अब इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो साइन नंबर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप क्योंकि जब भी नंबर किसी भी एफपीजीए में दे रहे होते हैं वो साइंड और अनसाइंड दोनों में ही होती हैं। और मोस्टली हम जो है वो साइंड में ही कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दोनों आते हैं। क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं ज़्यादातर जहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर आ रहे होते हैं। तो उसके लिए साइन नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन नंबर समझ आ गया तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, लैब्स आपकी जो है वो काफ़ी समझ आने लग जाएंगी। अदरवाइज़ अगर साइन नंबर आपको क्लियर नहीं है कि किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो थोड़ा लैब आपकी जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास साइन नंबर होता है वो बेसिकली नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास जो एमएसपी होती है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ आपकी पूरी जो बिट्स है, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है वो आपकी साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करी होती है, नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर वो 1 होगी तो नंबर नेगेटिव है, और अगर वो 0 होगी तो नंबर आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, फिर एग्जांपल में उसने 4 इंटीजर और 3 फ्रैक्शनल बिट से उसने -6.25 जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ। ये हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था कि इसकी ये वाली बिट 1 कर दो, और ये 1 ये 1 ये 1 इन सबको ऐड करेंगे जब हम, हमारे पास -6.25 बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें अब जो है वो रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है जब आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसका एक आसान तरीका मैंने ये बताया था कि आप पॉजिटिव नंबर ले लें, जैसे कि 6.25 है। पॉजिटिव 6.25 को रिप्रेजेंट करना आसान होता है। ठीक है, जैसे कि ये 456 और 0.25, तो टोटल मिला के हमारे पास बनेगा ये 6.25। इसका हम टूल्स कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास वापस -6.25 ये वाला रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टूल्स कम्प्लीमेंट लिया हुआ है, तो वो 1.1001.1110 बन गया। ठीक है, और टूल्स कम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि आप तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दें और इसमें +1 ऐड कर दें, तो आपके पास टूल्स कम्प्लीमेंट आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि लेफ़्ट टू राइट आप चलें, पहला 1 आ जाए उसके बाद तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दें। यहाँ देखें, ये हमारे पास अगर नंबर है तो इसका अगर पहला 1 ये है, इसके बाद तमाम बिट्स, ये देखें 1 है तो 0 हो गई है, यहाँ पे 1 है ये 0 हो गई है, यहाँ पे 0 है 1 हो गई है, 0 है 1 हो गई है, और 1 है तो 0 हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो -6.25 था, उसका 6.25 हो गया, या इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस -6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही किसी को? आ रही है सर आपकी आवाज़? आवाज़ आ रही है, आपके सर इशू बहुत आवाज़ आहिस्ता आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता है। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ।
अच्छा, अब ठीक है आवाज़? जी सर अभी ठीक है। ठीक है, आवाज़ तो ठीक है, मेरी माइक वगैरह ठीक है। आपकी साइड पे कोई इशू होगा शायद। अच्छा जी, तो ये हम कर रहे थे। उसके बाद रेंजेस, लास्ट टाइम ये भी हमने कर लिया था। रेंजेस रेंजेस होता है कि आपको बता दिया जाए कि एक नंबर जो है वो इतने इंटीजर और इतने फ्रैक्शन बिट का है, तो आप उसकी रेंज निकालते हो कि अच्छा इसमें अब नंबर जो है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है और मिनिमम नंबर कितना आ सकता है। ठीक है, दोनों का ख्याल रखना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके पास। तो कम से कम कितना नंबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। ठीक है, रेंज है, ये आपने मैथ में भी पढ़ी होगी कि रेंज किसी भी सिस्टम की निकालते हैं तो आप बेसिकली बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बेसिकली ये सिस्टम वैल्यू ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेंज हम निकालते हैं, जो भी नंबर हमें गिवन होता है कि इतने इंटीजर पार्ट है, इतने फ्रैक्शन पार्ट है, तो उसका फार्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें n जो है ये इंटीजर पार्ट के लिए है और m जो है ये फ्रैक्शन पार्ट के लिए। तो 4 3 अगर आपको दिया गिवन हो इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट, तो आप उसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से आप जो है ये रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेंज निकली है वो -8 टू +7.875 निकली हमारे पास। सॉरी, तो ये हमारे पास रेंज निकली। अब इस रेंज में आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर 7.875 से बड़ा नहीं आ सकता और -8 से छोटा नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते जब 4 3 होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बड़ा और छोटा? तो इसका मतलब है कि आप अगर माइनस की, क्योंकि यही बिट है, इसको 1 कर दें और बाकी सबको 0 कर दें तो आपका नंबर -8 बन जाएगा। और इसको अगर 0 कर दें और बाकी सबको 1 कर दें तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 7.875। इसके अलावा और किसी को हम 1 कर ही नहीं सकते पॉजिटिव के लिए। ठीक है, और नेगेटिव के लिए खाली इसी को 1 करना है बाकी। ठीक है, तो बाकी नंबर इसके दरमियान कहीं लाए करेगा हमारे पास। तो ये भी हमने लास्ट टाइम जो है वो क्लास में कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि हम साइन, अगर हमने वही नंबर को ज़्यादा बिट्स में रिप्रेजेंट करना। ठीक, जैसे कि ये नंबर 6.25 था, ये रिप्रेजेंट हो रहा था, ये जो पीछे ये 4 इंटीजर बिट्स में हो रहा था और 3 फ्रैक्शनल बिट में हो रहा था हमारे पास। इसी को अगर हम बढ़ा के 4 3 की जगह 6 4 में कर दें तो मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा नंबर चेंज ना हो? बिट चेंज हो जाए लेकिन नंबर वही रहे, वैल्यू वही रहे। तो इसके लिए इंटीजर पार्ट को किसी और तरह हैंडल करना पड़ता है और फ्रैक्शन पार्ट को किसी और तरह। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ से हम 4 4 से हम जा रहे हैं 6 बिट पे, यानी कि ये 4 बिट्स हैं, तो इसमें अब क्या हो जाएंगी, 6 बिट्स हो जाएंगी रिजल्ट में। ठीक है, और 3 से हम जा रहे हैं 4 बिट पे, तो यहाँ पे पहले 3 बिट थी, अब कितनी हो जाएंगी, 4 बिट हो जाएंगी मतलब। तो इस नंबर वही रहना चाहिए 6 -6.25। तो फ्रैक्शन पार्ट को अगर देखें तो फ्रैक्शन पार्ट में आप जो है वो 0 बढ़ाते हैं, एक 0 लगा देते हैं, इनके जितने बढ़ाने हैं उतने 0 लगा देंगे आप, तो आपके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इंटीजर पार्ट के लिए आप करते हो साइन एक्सटेंशन। ठीक है, साइन एक्सटेंशन क्या होती है? साइन एक्सटेंशन बोलते हैं जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे कम बिट्स में, अगर उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो आपने 1 लगा देने, आगे जितना बढ़ाना है उतने 1 लगा दें। मैंने 2 बिट बढ़ाने हैं, 4 से 6 पे जा रहा था ना, तो मैं 2 1 लगा दूंगा, ये 1 और ये 1, 2 1 हो गए। ठीक है, और अगर ये वाली बिट हमारे पास 0 थी, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 था, तो आप 0 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपकी उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आपने वो ही एक्सटेंड कर देनी है। इसको बोलते हैं साइन एक्सटेंशन। ठीक है, इस बिट को बोलते हैं साइन बिट, इस वजह से जो एक्सटेंशन होगी उसको बोलेंगे साइन एक्सटेंशन। ठीक है, जो भी वो नंबर है वो आगे बढ़ा दें।
तो अब अगर हम इस सब को ऐड करें तो हमारे पास -6.25 ही आएगा। ठीक है, ये -32 और +16 हो गए -16, -16 में से 8 निकालो तो -8। ठीक है, और ये +1 और ये पॉइंट समथिंग ये भी करना है, तो -6.25 हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये उसने तमाम कैलकुलेशन की। ठीक है, तो इंटीजर साइड पे बढ़ानी है तो साइन एक्सटेंशन, और फ्रैक्शन साइड पे बढ़ानी है तो जीरो एक्सटेंशन। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये है जब हम कम बिट से ज़्यादा बिट में जा रहे हैं और नंबर चेंज नहीं करना। ठीक, दूसरा एक और है कि आपने ज़्यादा बिट से कम बिट पे जा रहे हैं, अब बिट कम करने लगे हम। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना आता है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं। वो होते क्या है, वो ये होते हैं कि ये जो मैं नंबर है इसी को मैं बता देता हूँ, जहाँ पे हमने रेंजेस कैलकुलेट किए ये। ठीक है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये बेसिकली ये होता है। ठीक है, ओवरफ्लो तब बोलते हैं जब हमारा नंबर पॉजिटिव से बड़ा आ जाए। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैक्सिमम वो 7.875। इससे अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम कहते हैं जी ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, और अगर इस नेगेटिव वाले से छोटा नंबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, ये अंडरफ्लो होता है। माइनस वाले से कम आ जाए अंडरफ्लो, और प्लस वाले से बड़ा आ जाए तो ओवरफ्लो। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमने चेक करनी होती हैं कि अंडरफ्लो और ओवरफ्लो हमारे पास सिस्टम में ना हो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो बिट्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू जो नंबर हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँगी अगर 8 मैंने रिप्रेजेंट करना है तो वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा 4 और 3 में, हमें उसके लिए बिट बढ़ानी पड़ेगी, 5 बिट्स करनी पड़ेंगी हर हालत में। अदरवाइज वो एरर होगा कि आंसर जो है वो आना चाहिए 8 लेकिन आ रहा है 7.875। इसी तरह अंडर फ्लो में भी हमारे पास सेम होता है कि हमें इंटीजर बिट की बढ़ानी होती है। ठीक है, इंटीजर जो है ये नंबर की वैल्यू को देख रहा होता है, माइनस में हो या प्लस में, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ये एक्यूरेसी बता रहा होता है। देखें ना आप, एक्यूरेसी कुछ 0.875 की एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम कर सकता है, इससे बड़ी एक्यूरेसी नहीं हो सकती हमारे पास। तो ये फ्रैक्शन पार्ट एक्यूरेसी के लिए, इंटीजर पार्ट नंबर की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हम जब ट्रंकेट कर रहे होते हैं तो ट्रंकेट करने के लिए हम उसकी बिट उड़ा देते हैं। जैसे कि 6-4 में ये नंबर रिप्रेजेंट हुआ हुआ -6.25, इसको अगर मैंने 4-3 में लेके जाना है तो मैं ये दो बिट उड़ा दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, और 6 से 4 में चला गया, ये 4 रहेगी, और 4 से 3 में जाना है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो 4 से 3 होनी है, तो मुझे ये यहाँ से भी एक बिट उड़ानी पड़ेगी। तो हमारे पास टोटल कितने आंसर जो है वो ये आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो आंसर आया है वो 4,3 में पड़ा हुआ। ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना होता है कि जो ये जो 4,3 है इसमें वो नंबर रिप्रेजेंट होना चाहिए जो हम करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ जी -6.2 की जगह -8.25 हो, तो वो कभी भी नहीं रिप्रेजेंट हो सकता, क्योंकि मिनिमम जो रेंज है 4-3 की वो -8 है। -8 से छोटा नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है हमें। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो? नो सर। ओके जी, cool। ठीक है, तो छोटे से बड़े में जा सकते हैं, बड़े से छोटे में जा, ये करते क्यों है बेसिकली अगली हमें पता चलेगा जब हम इससे आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अब हमने क्या करना है रेंज एस्टिमेशन आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके बाद जो रिजल्टेंट होता है जाहिर है उसकी रेंज चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं ये पिछला ही ये वाली लूँ, चलो एग्जांपल करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि
ये कहना ये चाह रहा है कि ये हमारे पास एक नंबर है जो कि साइन नंबर है और रिप्रेजेंट हो रहा है 3 बिट में। तो हम सबसे पहले इसकी रेंज निकालते हैं कि ये 3 में कितने मैक्सिमम वैल्यू रह सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। तो मिनिमम आई है -4 और मैक्सिमम आई है 3.875। इसका मतलब है ए की वैल्यू इसके दरमियान कहीं होगी, या मिनिमम इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी। ठीक है, अब वो कहते हैं जी अगर मैं इस ए को स्क्वायर करूं, ठीक है, तो मुझे जो रिजल्ट नंबर होगा उसकी बिट्स कितनी रखनी होंगी। ठीक है, वो भी ज़ाहिर है हमें डिसाइड करना है कि मैंने ए इंटू ए किया, उसके बाद मैंने इसको किसी वैल्यू किसी चीज़ में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो स्टोर करवाने के लिए ज़ाहिर है उसकी बिट भी पता होनी ज़रूरी है। अब आप बिट्स में क्योंकि काम कर रहे हैं तो आपने बिट्स की कैलकुलेशन भी रखनी है। जब हम सी प्लस प्लस में करते थे तो उस टाइम हम इंटीजर और उसमें फ्रैक्शन फ्लोट में देख रहे होते थे, तो उसकी ऑलरेडी रेंज इतनी ज़्यादा होती थी, हमें उसको परवाह नहीं होती थी। लेकिन अब हम क्योंकि बिट भी बचानी है, हम डिज़ाइन कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम और एफिशिएंट भी होना चाहिए, तो हमें उनकी बिट्स भी बचानी होती हैं कि कितनी बिट्स रखनी चाहिए, इसका रिजल्ट आएगा वो कितनी बिट्स में आएगा। तो a इंटू ए अगर मैं करूँगा, लेट सपोज उसको मैं b में डालता हूँ, b इज इक्वल टू ए इंटू, तो a का मुझे पता है जी 3 है, और ये भी a 3 होगा, ज़ाहिर है इसका भी अगर मल्टीप्लीकेट करो तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो कितनी बिट का होना चाहिए, क्योंकि b का साइज क्या हो मेरा वो डिसाइड हम बेसिकली इसमें करेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे कि उतना साइज रखें कि नंबर कटे नहीं है हमारे पास। ठीक है, यानी कि वैल्यू ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कंडीशन ना आए। तो उसके लिए वो कहते हैं जी अगर ये 3 हो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, एक तो ये पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अपने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है या अपना स्क्वायर हो रहा है, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ए नहीं है, ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर हो रहा है इस वजह से नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। द आउटपुट ऑफ बी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यानी कि अनसाइंड रखना पड़ेगा। विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 × 4 इज इक्वल टू 16। अब ये 4 × 4 कहाँ से है कि इसका अगर स्क्वायर करूँ मैं और इसका स्क्वायर करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 आएगी मेरे पास, 16 आएगी सॉरी। ठीक है, इसका स्क्वायर 16 से छोटा होगा, तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 से बड़ा हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर करें 16 आएगा और इसका स्क्वायर करें तो 12 समथिंग आएगा। ठीक, ये से भी शायद छोटा है। तो तो बताने का मकसद है कि सबसे बड़ा जो नंबर आ सकता है वो आ सकता है 16, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, और 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 5 बिट्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया और 2 की पावर 4 हो गया। टोटल कितनी बिट्स चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो मुझे 5 बिट्स चाहिए इस 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी हमने चीज़ की थी जी एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी के लिए आपको ये फ्रैक्शन बिट चाहिए। तो इस एक्यूरेसी डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3। ये -3 कहाँ से आया, ये वाला फ्रैक्शन बिट है, इसको माइनस में लिखते हैं हमेशा। तो 2 की पावर माइनस फ्रैक्शन बिट इंटू 2 की पावर माइनस वही फ्रैक्शन बिट, तो क्या आ गई 6। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बिट है वो आएगी 6, एंड जो इंटीजर बिट है वो आएगी 5। यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ठीक है, इस तरह अगर मैं कहूँ जी 5 2 की मुझे निकाल के दिखाएं कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे इसकी रेंज, क्या होगी जी रेंज,
Sir, 16 and 4, 16 और 4. चल इस फार्मूले की तरफ जाते हैं। मैंने कहा था जी 5 एंड किसकी 4, 5 एंड 2 की निकालें। 5 एंड 2 की रेंज निकालें, ठीक है। तो इधर डालें -2 की पावर माइनस 2 की पावर 5 -1, क्या निकला जी? -2 की पावर 5 -1, ठीक है। 2 की पावर 5 -1 -2 की पावर -2, ठीक है जी। ये निकला 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है? हाँ जी, 16 16 minus 16 सर। -16 से ये कहाँ तक जाएगा? 2 की पावर 4 -2 की पावर -2, क्या निकलता है? 16.25. नहीं, 16 नहीं निकलेगी, ये कम निकलेगी। 16.25 से कम निकलेगी, 16 से कम होगी ये। तो क्या निकलनी चाहिए? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 15.75. 15.75, ठीक है। तो ये रेंज निकली, ठीक है। अब हमारे पास ये रेंज निकली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैंने डैश डाला हुआ, माइनस नहीं है। -16 से 15.75 तक हमारा नंबर जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा नंबर जा सकता है। अब इसकी रेंज मैंने कहा था जी इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर क्या होगा? -16 का करके क्यों कर पता है मुझे? 256. -256. 250 प्लस 256 हो जाएगा ना, प्लस है। ठीक है, मैं ज़रा ये पुरानी चीज़ें मिटा दूँ। 256 कितने बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है? और नंबर हमारा जो है वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ अनसाइंड नंबर होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो गया, 256 आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है ना। तो अब मुझे बताएं ये 256 कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है? सर 9 8 बिट सर 8 बिट में, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256, ठीक है। तो 1 बिट, 2 बिट, 3 4 5 6 7 8 9 9 बिट चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन पार्ट में 9 बिट जरूरी है, सॉरी इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर में 9 बिट्स जरूरी है हमारे पास। और जो फ्रैक्शन है वो हमने कहा था कि जी किससे निकालना है? इससे। तो 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2, क्या निकला जी? 2 की पावर -4। तो आंसर क्या निकला जी? 9 बिट चाहिए हमें इंटीजर पार्ट के लिए और 4 बिट चाहिए हमें फ्रैक्शन पार्ट के लिए। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा कि जो अगर मेरा नंबर 52 में है, ठीक है, और मैं उसका स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, तो जो जिसमें वो स्क्वायर आएगा, जिसमें रिजल्ट आएगा, उस नंबर को 94 का होना ज़रूरी है। अगर वो 94 ज़रूरी नहीं है तो हो सकता है आपका नंबर गलत रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये भी चांसेस है कि वो छोटा नंबर कोई बनता हो, ठीक है। 52 में हो लेकिन नंबर बहुत छोटा हो, वो रिप्रेजेंट हो जाए। लेकिन देर आर चांसेस कि वो नंबर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपने एग्जम्पशन पे नहीं चलना होता, आपने एक पैटर्न पे चलना होता है, ठीक है। इसलिए आपने इतनी बिट रखनी ही रखनी है।
मे बी वो नंबर किसी टाइम -16 हो, किसी टाइम 15.75 हो, किसी टाइम इससे कम हो, ठीक, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग हो। तो नंबर इसके दरमियान के ही रहेगा, लेकिन जो है उसको इतनी बिट रिजल्टेंट को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और वो हमने मैक्सिमम रेंज से निकाल लिया कि कितनी हमें साइन नंबर चाहिए, कितनी बिट्स चाहिए फॉर इंटीजर और कितनी फॉर फ्रैक्शन चाहिए हमें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? सर ये 4 किस तरह है, ये नहीं यस समझ आया। सर। 4 इधर से आया, ये 2 थी ना, यस सर। 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2, ये जो 2 होगा ये पावर में जाता है ये, ठीक है। तो 2 पावर 2 -2 की पावर -2 जो है, ये बेसिकली 2 की पावर -4 बनता है। तो ये सर 4 स्लाइड से नेक्स्ट नहीं शो हो रही, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट तो मैंने स्लाइड की ही नहीं है। आप कनेक्ट करके दोबारा, डिस्कनेक्ट करके दोबारा, बाकी को तो शो हो रही है ना स्लाइड। नहीं सर, ये किस फॉर्मूले से है, ये नहीं समझ आ रही है। 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये किस तरह लिखा है, ये नहीं समझ आ रही। फार्मूला इसमें कोई नहीं है, इसमें आपने खाली ये चेक करना है कि जो इंटीजर पार्ट होगा, फ्रैक्शन पार्ट होगा, उसको आपने 2 दफ़ा इंटू करके लिखते हैं ना, ताकि स्क्वायर हो रहा है ना, तो आपके पास इतनी मैक्सिमम चाहिए बिट्स सही है। फ्रैक्शन पार्ट के लिए, ठीक है। स्क्वायर की वजह से बेसिकली ये किया हुआ है हमने, इंटू कर दिए, सही है सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही किया हुआ है, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पे 3 था फ्रैक्शन बिट्स, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन बिट होगी उसका बेसिकली स्क्वायर समझ लो कि हो रहा है, तो आपके पास उतनी फ्रैक्शन बिट आ जी। जाएगी। मसला जो है वो इंटीजर बिट का होता है, कैलकुलेशन इंटीजर बिट के लिए आपको करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने बता दिया कि जो मिनिमम नंबर होगा उसको स्क्वायर लें, जितना नंबर आ रहा है वो कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। और ये याद रखना है कि साइंड अनसाइंड नंबर होगा, साइंड नहीं होगा, ठीक है। आखिरी वाली बिट के साथ माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ये स्क्वायर के केस में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपके पास जनरली यही ऑपरेशंस हो रहे थे, एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, या मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। डिवीजन भी बहुत कम होती है, डिवीजन हम नहीं करेंगे वैसे। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही हर जो भी आप एल्गोरिदम उठा लें उसमें यही यही हो रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा और कोई नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एडिशन का देख लेते हैं कि एडिशन करते हुए अभी हमने स्क्वायर का देखा था, ठीक है। और अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं कि उसके लिए क्या जनरलाइज फार्मूला रूल्स हैं कि हम क्या करें, ठीक है। वो कहता है जी ए है हमारे पास 3 का, उसकी रेंज है -4 से 3.875, ये इससे रेंज निकल गई। और फिर हमारे पास बी है, वो 2 3 का है, उसकी रेंज जो है -2 से 1.875, ये उसी फार्मूले से निकाली हुई। वो कहता है जी ए और बी को मैं अगर प्लस करता हूँ तो मेरे पास सी बनता है। अब इस सी की रेंज क्या होनी, यानी कि सी की इंटीजर और फ्रैक्शन बिट क्या होनी चाहिए? बहुत आसान फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला ये है कि आ, सबसे पहले फ्रैक्शन का बता दें। फ्रैक्शन बिट में जो बड़ी वाली है आपने वो उठा के फ्रैक्शन बिट में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है, 3 है, तो यहाँ पे इसने 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इंटीजर में जो बड़ी हो दोनों में, उसमें एक +1 करके लिख देना, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 और 2 है, तो 3 बड़ी है, इसमें +1 कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, 4 हो गया। तो जो सी होगा वो 4 3 में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई भी नंबर दूँ आपको, जैसे कि 2 5 है एंड 1 7 है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट जो है उसकी बिट कितनी होनी चाहिए, रिजल्ट की बिट कितनी मैं रखूंगा? हाँ जी, कोई बताया मुझे? अभी मैंने बताया ऐड करना। सर फर्स्ट वाली तो 3 होगी।
3 होगी, क्योंकि 2 बड़ा है, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और फ्रैक्शन कितनी होगी 7। 7। गुड। तो 7 जो बड़ी वाली है उठा के वो लिख देंगे। तो जो रिजल्ट होगा उसका जो इंटीजर बिट होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, और फ्रैक्शन बिट 7 होनी चाहिए। तब आपका जो है नंबर ट्रंकेट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, आपका जो है वो ओरिजिनल नंबर रहेगा। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में है। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, आपका नंबर जो है वो सेम फार्मूला लगाना आपका ये वाला। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो यही कह रहा है कि ए ये है, बी ये है, अब सी जो है ए इंटू बी हो गया। ठीक है, अब सी की रेंज निकालें कि सी कितने इंटीजर और फ्रैक्शन बिट में आएगा। तो उसके लिए इन दोनों को ऐड करना होता है, इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करना है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो 3 + 2 5 हो गया, और 3 × 3 6 हो गया। तो हमारे पास 5 6 की रेंज में ये चीज़ पूरी आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, वो कह रहा है जी, अब ये थोड़ा सा उसने आपको थोड़ा और डिटेल में जाके बेसिकली बताया हुआ है कि ऑल दो एक्चुअल रेंज इज -7.75 और 8, ये किस तरह ही इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं। तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर निकलेगा वो 7.75 निकलेगा, -7.75 निकलेगा, और जो सबसे बड़ा नंबर निकलेगा वो निकलेगा 8। ठीक है, ये 4 2s are 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये नंबर निकला। अब वो कहता है जी -7.75 को रिप्रेजेंट 4 बिट में हो जाएगा हमारे पास। किस तरह? ये अब साइंड नंबर है, अनसाइंड नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट निकलेगा ये देखें, सी जो है वो साइंड निकलेगा, इसमें भी सी जो है वो साइंड निकलेगा, खाली स्क्वायर के केस में वो अनसाइंड निकलेगा। अच्छा, अब वो कह रहा है जी नंबर जो है वो 7.75 जो है वो 4 बिट में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे? 1 2 4 8 एंड 16। ओ सॉरी, 16 नहीं है ये। ठीक है, जो माइनस वाला नंबर होगा उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा उसके साथ, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होगा उसके साथ माइनस लगाना है। ठीक है, ये तो ये कितने बिट हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 बिट में हम 7.75 को कर सकते हैं क्योंकि 8 हमारे पास लिमिट है। ठीक है, ये इसलिए ये कह रहा है वेयर माइनस नंबर इज 7.75 विच कैन फिट इन 4 बिट फॉर इंटीजर, बट इन दिस केस +8 कैन नॉट बी फिटेड। ठीक है, अब +8 नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? इसको 1 करूंगा, इसको 1 करूंगा, इसको 1 करूंगा, कितना आएगा? 4 5 6 और 1 7। 8 नहीं बनेगा। पॉइंट के बाद में जितने 1 बिट नंबर बढ़ाएंगे ना सर? हाँ जी, जितने मर्जी मैं कर दूं उनको ऐड करता रहूं, कभी भी मेरा नंबर 7.99999 तक चला जाएगा, लेकिन 8 नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक बिट जो है वो बढ़ानी पड़ी, इस वजह से यहाँ पे जो है 5 बिट रखी, 4 बिट नहीं रखी। समझ गई बात? तो अब नंबर हमारे पास क्या हो गया, एक बिट मैंने बढ़ाई तो अब -16 यहाँ पे मुझे लाना पड़ा, और ये माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, लास्ट के साथ माइनस। अब ये कितनी बिट में आया है? 1 2 3 4 एंड 5। ये अब इसकी रेंज निकालते हैं तो रेंज देखें 16 निकलती है, हालांकि नंबर -7.75 तक है, लेकिन 16 तक रेंज होगी अब जब मैंने 5 बिट्स किए। ठीक है, तो ये वही बता रहा है 16 से 15.984375 तक चला गया मेरे पास। तो बस यही उसने समझाने की कोशिश की कि ये बेसिकली इस तरह होता है सर। जी। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ऊपर तक ही बस करें ना, जहाँ तक आपने 2 स्टेप हुए हैं, यानी कि जी 1 5 और 6 तक जी जो जी आया ये हुआ है सब वहां तक हमने करना होता जी, ये समझाने के लिए बाकी है। चीज़ें कॉन्सेप्ट होने चाहिए आप। ठीक है, ओके। ये भी वही वही चीज़ है अभी जो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ये फ़र्क है समीशन ऑपरेशन का। ठीक है, ये हेडिंग बेसिकली इसके साथ आनी चाहिए यहाँ पे। समीशन ऑपरेशन में क्या है जी, अभी तक हम जो कर रहे थे एडिशन,
एडिशन बेसिकली सम वही है। एडिशन में हम कह रहे थे कि एक फ्रैक्शन बिट जो है सॉरी इंटीजर बिट में जो मैक्सिमम होती थी वो एक बढ़ा के हम रिजल्ट के साथ शो करवा देते। ठीक है, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक नंबर है सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ये तमाम नंबर जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो 5 6 में हो रहे हैं। ठीक है, 5 इंटीजर एंड 6 फ्रैक्शन। अब इनको ऐड करना है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगी वो कितने बिट की होगी। ठीक है, ये तमाम सारे जो है 5 6 में। तो सबसे पहले मैं करूँगा इन दोनों को ऐड करूँगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने बिट में आएगा, कितने फ्रैक्शन कितने इंटीजर बिट्स होंगे। 2 में 9 and 6 6. और नहीं, 6 6 6 6 6 हमने कहा था इन दोनों में, ये भी क्योंकि सेम है तो जो फ्रैक्शन बिट होगा उसमें +1 करते हैं। सॉरी, इंटीजर बिट में जो बड़ी होती है उसमें प्लस, दोनों को सेम है तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। और फ्रैक्शन बिट एज इट इज लिखते हैं तो 6 6 में हो गया। सही है, Sir, D86 नहीं? 5 6 है, सारे 5 6 है। ये तमाम नंबर 5 6 के। ये इसको छोड़ दें, इसको ना देखें। ठीक है, तमाम नंबर में कह रहा हूँ कि एक ही के हैं। सही है। ठीक है, Yes, अब sir. मैंने ये करवा दिया। अब इन ई के साथ जो है इसको एडिशन करवाना है तो कितने में आएगा। 7 6 6 7 6। ठीक है, और फिर इसके साथ करवाऊंगा तो एक बढ़ जाएगा और 8 6 हो जाएगा। फिर इसके साथ करवाऊंगा कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा। ऐसे ही है, इसके साथ करवाऊंगा तो 10 6 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था हम जो करते आ रहे थे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर सेम इंटीजर और फ्रैक्शन बिट के साथ है तो आप बजाय इसके कि बहुत सारे नंबर ऐड हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक को ऐड करें, आप ये वाला फार्मूला लगा के उसकी बिट्स कम कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि वो नंबर की रेंज, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, कि हमें नंबर चाहिए था -7.75, लेकिन वो आ कितना गया, रेंज हमने जब 5 का बिट कर दी तो 16 तक चली गई। ठीक है, अब नंबर तो मैक्सिमम 7.75 तक आ सकता था लेकिन 16 तक की गुंजाइश रहेगी। इस तरह जब ये एडिशन हम करते रहते हैं तो इसमें हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर सेम इंटीजर और फ्रैक्शन के हों तो हमें ये फार्मूला लगा के हम अपनी बिट्स को कम रख सकते हैं, जिससे आंसर आपका ख़राब नहीं होगा, आंसर हमेशा सही आएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि कहते हैं जी जितने नंबर आपने ऐड करने हैं उसको log 2 ले लें उसका। ठीक, लेट सपोज ये एक डी नंबर ले रहा है, सी के एक नंबर है जिसकी रेंज है 5 6। ठीक है, ये यहाँ से इसमें लिया ये वाला 5 6 है। इसमें अब इस तरह के नंबर 8 नंबर ऐड करने हैं 0 से लेके 7 तक। C1 होगा वो भी 5 6 होगा, C2 होगा, C3 होगा, 4 5 6 7, और वो तमाम कितनी रेंज में होंगे, 5 6 की रेंज में होंगे। अब वो कहते हैं जी मैंने 8 नंबर ऐड करने हैं तो मैं log 2 8 करूँगा। ठीक है, log की बेस 2 8 जो है ये बनता है 3। तो ये 3 बिट मैं अपनी फ्रैक्शन में ऐड कर दूंगा जो कि ये सॉरी इंटीजर में ऐड कर दूंगा जो कि 5 6 है। ठीक है, 5 है तो 5 में 3 ऐड करूँ, 5 6 7 8, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 8 और फ्रैक्शन बिट एज इट इज लिखी होगी 6। तो 8 6 में हमारे पास जब इन तमाम को ऐड करूंगा तो 8 6 की रेंज के अंदर अंदर आंसर आएगा। ठीक है, तो
जो भी आपके पास हो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। शर्त यह है कि तमाम नंबर्स की रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए। जो नंबर ऐड करवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी 10 नंबर ऐड करवाएं, ठीक है, ये आप लोग खुद करें, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 10 नंबर ऐड करवाएं। 10 नंबर ऐड करवाने हैं और तमाम की रेंज जो है वो 3-4 है। तो अब मुझे बताएं कि जो रिजल्ट आएगा डी वो कितने बिट में होना चाहिए, कितने बिट उस इंटीजर और फ्रैक्शन बिट्स होनी चाहिए। तो किस तरह करेंगे? सिर्फ फॉर्मूला से फॉर्मूला क्या लगाएंगे? log 210 210, ये कितना बनता है? थ्री पॉइंट थ्री 3 टू point 3.32। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इसने एक चीज लिखी है, राउंड दिस वैल्यू टू हायर साइड। आपके पास 3.32 है, इसको क्या लेना है? 4 3 हाई साइड, ओके हाई साइड पे राउंड करना है। ठीक है, 3.10 भी आ रहा है तब भी आपने 4 लेना है। ठीक है, तो इस 3 में मैं ये 4 ऐड कर दूंगा, ये वाली जो है, ठीक है, इसमें ये 4 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा? 7 एंड 4। तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो 7-4 में पूरा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर ठीक है, इसी तरह सेम ये शर्त है कि नंबर की रेंज, जो नंबर ऐड हो रहे हैं आपस में, उनकी रेंज सेम होनी चाहिए। ये जो फ्रैक्शन इंटीजर बिट है, अगर सेम नहीं है तो आपको वो कन्वेंशनल तरीके से जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक नंबर 3-4 है, एक 5-6 है, एक 7-8 है, तो अब रेंजेस चेंज हो रही है, तो आप पहले 2 को ऐड करके एक रिजल्ट बनाओगे, फिर अगले के साथ ऐड करोगे, जो जो कि अभी मैंने नीचे किया था। ठीक है, वैसे करोगे। और अगर रेंज सेम है तो फिर ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन इंटीजर बिट्स तमाम नंबर्स ही सेम है तो आपने ये फार्मूला लगाना है, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आपने बेसिकली आगे लैब्स में आपके ज़रूरत पड़ेंगी, जहाँ पे आप डिफरेंट ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट है उसकी बिट्स आप लोगों ने बतानी होती है कि यार कितनी बिट में मैं रखूँगा। ठीक है, वो आपको नहीं बताई जाएंगी कि कितनी बिट होनी चाहिए। कई दफ़ा बताए भी जाएंगे, आपको ट्रंकेट वगैरह भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो खैर बाद की बात है, जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो खुद ही सीख लोगे। तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ वैसे, थोड़ा समझाने के लिए। मैं कहता हूँ ये एक ए नंबर आ रहा है, एक बी नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी जो है इन दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है। ठीक है, अब एडिशन हो रही है और मैं कहता हूँ जी ए जो है वो 3-4 में है और बी जो है वो 4-5 में है। 4-5, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितने बिट का होगा? ठीक है, 5 तो 5 आप 5-5 में होगा। ठीक है, तो 5-5 में होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ जी आगे चल के ये किसी सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और सी की जो बिट्स हैं वो 3-2 है। ठीक है, यहाँ से सी आ रहा है, तो बताएं कि ये रिजल्ट जो है वो कितने का होना चाहिए? 15 10 नहीं नहीं, इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई 8 नहीं करना। 7 ठीक है, 8-7, 8 एंड 7 होगा हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह बेसिकली आपके पास प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये आपको गिवन नहीं होगा, आपने खुद इसको रखना होगा। ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपने रखना होगा। इनपुट्स ये और ये चीज़ें आपको गिवन होंगी कि ये इतना इतना है, इस तरह के ऑपरेशन हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कराने के लिए रखोगे वेरिएबल, उसकी ये बिट्स आपने सर खुद ही से सेलेक्ट करनी होगी कि कितने बिट्स का होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। तो कई दफ़ा हम ये भी कह सकते हैं कि
इस 687 को आपने कम करके यहाँ पे 53 में भी लेके आना है, ठीक है, या बढ़ाना भी है। मैं कहता हूँ जी चलो बढ़ाना है, मैं कहता हूँ जी 9 में लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको 2 दफ़ा आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। वो आप किस तरह करेंगे वो आगे हम जब पढ़ेंगे वेरीलॉग तो आपको समझ आ जाएगी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिपीट किस तरह किया जाता है, ठीक है। और कई दफ़ा हमें ट्रंकेट करना पड़ता है, वो ख़त्म करनी पड़ती है। जैसे कि मैं कहूँ जी यही है, थोड़ा आगे जाके 10 9 से मैं 3 3 पे ले आता हूँ। 3 3 का मतलब है कि यहाँ से मुझे 6 बिट इस साइड से उड़ानी पड़ेंगी और मुझे 7 बिट जो है वो इस साइड से उड़ानी पड़ेंगी। तो आपका पूरा एक बिट यूं करके होंगी, ठीक है, 19 होंगी। तो शुरू की 7 यहाँ से उड़ानी है और 6 जो है वो इस साइड से उड़ानी। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली आपका नंबर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। खैर ये थोड़ा सा एडवांस में चले गए, लेकिन ये काम बेसिकली आपका होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्यों यूज़ होता है। स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है कि उसकी पहले रेंज निकालनी है, रेंज में जो लोएस्ट नंबर होगा उसको स्क्वायर ले लेना है, वो जितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है उतने ही फ्रैक्शन इंटीजर बिट्स ले लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 5 है और फ्रैक्शन बिट के लिए आपने इसका 2 की पावर माइनस दिस 2 की पावर माइनस दिस, ठीक है। तो 2 की पावर जो भी आंसर आएगा वो आपके पास फ्रैक्शन पार्ट होगा। और एडिशन के लिए हम फ्रैक्शन पार्ट में जो बड़ी होगी वो लिख देंगे और इंटीजर पार्ट में जो बड़ी वाली होगी उसके साथ +1 करके लिख देना, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ी जो है वो 3 है, 3 में +1 कर दिया और इसमें जो बड़ी होगी वो एज इट इज लिख देनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐड करना है, इंटीजर इंटीजर के साथ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के साथ, जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, सिंपल। और ये जो है अगर सेम नंबर सेम रेंज के नंबर ऐड हो रहे हैं तो आप ये फार्मूला लगा के उनको कम नंबर ऑफ बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हमारे पास 5 नंबर ऐड हो रहे हैं सर, उनमें जी से 3 जो है वो सेम रेंज के हैं, लेट्स सपोज 5 6 की हैं, और 2 नंबर जो है वो अलग, तो हम जो 3 नंबर सेम है उनको पहले इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देन दूसरों 2 के साथ ऐड करेंगे, या जब तक हमारे पास सारे नंबर सेम नहीं होंगे हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते? कर सकते हैं, उसी तरह कर सकते हैं कि पहले 3 पे वो सेम वालों पे कर लें, उसके बाद जो रिजल्ट आया उनको दूसरों के साथ ऐड करवा दें, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे ओके थे सर, थैंक यू। कि 3 नंबर ऐसे हैं जो कि जिनकी रेंज है 5 2 और बाकी जो नंबर हैं, एक नंबर है 6 2 का और एक है 7 2 का, लेट्स 7 4 का। तो इनके साथ आप वो रेंज वाला फार्मूला लगा के फिर वो समीशन वाला लगाएंगे, ठीक है, रिजल्टेंट एंड दिस के साथ। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड सेट हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरा स्लाइड सेट मैं अभी खोलता हूँ जिसमें वेरीलॉग का बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन है। तो वेरीलॉग जो है वो हम आज शुरू करते हैं अपनी इस क्लास में। तो FPGA डिज़ाइन, अच्छा हमारे पास जो है वो गेट लेवल कम्बिनेशनल सर्किट जो है पहला हमारे पास जो है टॉपिक है। और गेट लेवल का मतलब ये है कि आप जो सर्किट डिज़ाइन करोगे वो गेट लेवल पे करोगे, मीन्स के गेट जिस तरह DLD में गेट्स होते हैं उस तरह के गेट्स गेट्स के बारे में सोच के बेसिकली सर्किट को डिज़ाइन करके कि पहले और लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, ये वाले इस तरह। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है जिसमें बिहेवियरल सर्किट बोलते हैं हम उसे। ठीक है, उसमें हम सर्किट का गेट के लेवल तक नहीं जाते, उसमें हम बिहेवियर देखते हैं कि सर्किट में 3 इनपुट आ रही हैं और एक आउटपुट जा रही है और नीचे स्विचेस लगे हुए हैं, उनकी कम्बिनेशन से बेसिकली एक आउटपुट जो है, एक इनपुट जो है वो आउटपुट पे चली जाती है। तो सर्किट का पूरा बिहेवियर जज करके हम
जो है वो सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। उसमें हम गेट्स नहीं देख रहे होते कि ये पहले एंड लगा हुआ है और लगा हुआ है, इस तरह नहीं, उसके बिहेवियर को देखते हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल जो है हमारे पास गेट लेवल कम्बिनेशनल सर्किट है। जो छोटे सर्किट्स होते हैं उसमें हम गेट लेवल कम्बिनेशनल सर्किट्स को ही देख रहे होते हैं। ठीक है, और गेट लेवल का फ़ायदा ये होता है कि इससे सर्किट जो आईसी लेवल तक है पहुंचना वो आसान होता है। बिहेवियर लेवल में आपके पास एक कम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो जब कम्प्लेक्स सर्किट बनते हैं तो हम बिहेवियरल की तरफ जाते हैं, और सिंपल सर्किट्स में हम गेट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, इसमें गेट लेवल की लिमिटेशंस होती हैं कि आप एक हद तक गेट लेवल पे जा सकते हो, उसके बाद बहुत कम्प्लेक्स होने लग जाती है। ठीक, तो आप बिहेवियरल पे शिफ्ट कर जाते हो उस टाइम। तो ये सारी ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मक्स, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर। ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन ये है किसी लैंग्वेज की कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है, जैसे कि अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह। आपने कोई चीज़ अगर डेली लाइफ में अपने किसी को एक्सप्लेन करनी है तो आपको कोई लैंग्वेज का सहारा लाजमी चाहिए होता है। कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर देते हैं, और कुछ चीज़ें हमें सिमुलेशंस के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू जो है वो बतानी पड़ती हैं। वो उसको एक्सप्लेन वैसे नहीं कर सकते, हम लिख के हम बता सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास लैंग्वेज है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इसमें भी कुछ चीज़ें हम हार्डवेयर बना देते हैं और कुछ खाली सिमुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे in a similar way we want a language which is hardware descriptive language through which we can express all the things related to digital design. ठीक है, HDL language. As in real life we can simulate few things and cannot physically make them. ठीक है, सेम इन द केस विद HDL। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमुलेट करके दिखाते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि यार ये चीज़ है, ज़बानी नहीं बता सकते। इसी तरह HDL में भी कई चीज़ें आपकी हार्डवेयर में बनती हैं और कई खाली सिमुलेशंस के लिए होती हैं। ठीक है, सम पार्ट ऑफ लैंग्वेज कैन बी यूज टू जनरेट हार्डवेयर, HW मीन्स हार्डवेयर, एंड सम पार्ट कैन ओनली बी simulated virtually and we can not create a physical hardware with it. ठीक है, तो उससे हार्डवेयर नहीं बनेगा, वो खाली सिमुलेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे हमारे पास। द कोड विच with which we can make hardware is called synthesizable code. वो कोड जिससे हार्डवेयर बन जाए उसको हम synthesizable कोड बोलते हैं, और जिससे नहीं बने वो नॉन सिंथेसाइजेबल कोड होता है। तो HDL लैंग्वेज में आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी। जैसे कि लूप्स है, वो उसका कोई हार्डवेयर नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, तो लूप्स को हमने डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होता है। ऑल दो लूप्स होते हैं हमारे पास HDL में, लेकिन वो खाली सिमुलेशन पर्पसेस के लिए होते हैं। सिमुलेशन जब हमने चलानी है, जो कि आप लोगों ने लैब में भी चलाई होगी, तो उसके लिए हमें बेसिकली वो फॉर के लूप्स या वाइल के लूप लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन फॉर हार्डवेयर उसका कोई हार्डवेयर नहीं बनता। ठीक, उसके बाद एक किस तरह डेवलप हुई हमारे पास वेरीलॉग। वेरीलॉग जो है वो मिड 80s में आई, फिर 1364 इसका IEEE स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये ईयर नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड 1364। ठीक है, उसके बाद 1995 में ये वेरीलॉग के नाम से मशहूर हुई। उसके बाद इसमें थोड़ी सी एडवांस फीचर 2001 में आए। ठीक है, और उसके बाद 2005 में न्यू वर्जन कॉल्ड सिस्टम वेरीलॉग वाज लॉन्च विच फर्दर इनहेंस द लैंग्वेज। ठीक है, तो वो सिस्टम वेरीलॉग आई है। ये बेसिकली जब आपने सी के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो सिस्टम वेरीलॉग जो है वो आपका ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हम प्रोसेसर और FPGA दोनों को साथ कर रहे होते हैं। खैर, हम लोग जो है वो वेरीलॉग 2001 जो है ये यही पढ़ेंगे, और यही लेटेस्ट आपके पास चलता आ रहा है अभी विद लिटिल मॉडिफिकेशन। अब हमारे पास अगर कोई डिजिटल सिस्टम्स है तो उसको कुछ टूल्स चाहिए होती हैं, कोडिंग से IC फैब्रिकेशंस तक। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरीलॉग कोड अपना Xilinx में जो आप लोग करते आ रहे हो उसमें अपना वेरीलॉग कोड हम लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू गेट लेवल। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो अपने कोड को गेट लेवल पे, यानी कि जो आपने कोड लिखा है उसमें कौन कौन से गेट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद वो जो गेट्स हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, फिर वो देखा जाता है। और सबसे एंड में देखा जाता है कि उनकी डूपिंग जो है वो किस तरह की जाती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स आपको पता है कि पीएन जंक्शन से ही बनते हैं और एनपीएन या पीएनपी जंक्शन होता है, उससे ही आपके पास ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। उनमें डूपिंग होती है, ठीक है, कि कितना होल और इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो है रेशो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डूपिंग जो है वो बेसिकली आपके पास आती है। तो जब हम किसी हार्डवेयर से लैंग्वेज से HDL लैंग्वेज से हम किसी आईसी फैब्रिकेशन तक जाते हैं तो हमें ये सारे प्रोसेस जो है वो करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये एक बंदा कभी भी नहीं करता, डिफरेंट टीम्स होती हैं जो कि बैठ के कोडिंग वाली अलहदा टीम होगी, गेट पे देखने वाली अलहदा होगी, और फिर ये हार्डवेयर देखने वाली, डूपिंग लेवल तक देखने वाली ये अलहदा टीम होगी आपके पास, ठीक है। एक टीम कभी भी ये पूरे काम नहीं करेगी आपके पास। तो ये प्रोसेस है बेसिकली एक HDL से आईसी फैब्रिकेशन तक। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि वेरीलॉग लैंग्वेज में हम किस तरह कोडिंग करेंगे और हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर तक पहुंचने में हम क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिए है सिंपल कंपैरेटर। कंपैरेटर ऐसा सर्किट होता है जो कि सेम आउटपुट सेम इनपुट पे आउटपुट को 1 करते हैं, ठीक है। ये उसका ट्रुथ टेबल है। तो 0 0 सेम इनपुट है, दोनों की आउटपुट क्या है 1 है। डिफरेंट इनपुट आउटपुट 0 है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 0 है, और ये दोनों सेम इनपुट है, आउटपुट क्या है 1 है। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया। ट्रुथ टेबल के बाद हमने मिन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अपना इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सम ऑफ मिन टर्म्स कौन सी होती हैं, जिधर जिधर आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास 1 जो है वो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, इनको ले लेना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ये I0 I1 है, जहाँ पे 0 होते हैं उनको हम बार की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, और दरमियान में डॉट एंड, ठीक है। और जो डॉट 0 में नहीं होते 1 में होते हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसने ये लिखा हुआ है 0 0, इसका आंसर 1 आया तो उसने ये वाली चीज की है। एक मिनट, ओके जी। तो इसने क्या किया हुआ है कि ये जो ये वाली है इक्वेशन, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और ये वाली जो है ये इसको रिप्रेजेंट। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 आएंगे वो वाली टर्म्स हमने ले लेनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में कोई बता सकते हैं कि कौन कौन से गेट यूज हो रहे हैं हमारे पास? And or एंड गेट एंड और गेट। एक और भी यूज हो रहा है, नॉट गेट not टू सर। यस गुड, सर, एंड नॉट और गेट भी नॉट। यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये इसका सर्किट आ गया, ठीक है। I0 I1 के ऊपर बार है, तो I0 का बार I1 का बार ये क्या हो रहा है एंड हो रहे हैं। उसके बाद I0 और I1 जो है ये एज इट इज एंड हो रहे हैं ये, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों रिजल्ट है ये क्या हो रहा है और हो रहा है ये रिजल्ट क्या हो गया और हो गया। अब ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बन गई, DLD में भी आप कर चुके हो, ठीक है।
अब इससे हमने लिखना है कोड। कोड कैसे लिखेंगे? तो वेरीलॉग कोड की तरफ जाते हैं हम लोग। वेरीलॉग कोड जो है, तो उससे पहले ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जो है ये हार्डवेयर को यूज़ करती है, HDL लैंग्वेज हार्डवेयर जनरेट करती है, मेक द हार्डवेयर। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क रखना है। वेरीलॉग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं है, वेरीलॉग HDL लैंग्वेज है, हार्डवेयर बनाती है। तो जब हार्डवेयर बनाती है तो हमें जो कोड लिखते हुए भी हार्डवेयर को जहन में रखना है कि क्या हार्डवेयर बनेगा, ये नहीं देखना कि सॉफ्टवेयर क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक वेरीलॉग का कोड लिखा हुआ है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का, दूसरा पार्ट है इंटरनल सिग्नल डिक्लेरेशन का, और तीसरा जो इसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जिसे हम बोलते हैं पूरे कोड की, वो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कोड शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मॉड्यूल लिखना होता है। जो भी आप सर्किट बनाने जा रहे होते हो उसको मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर सारा कोड लिखना होता है। तो मॉड्यूल कीवर्ड है, उसके बाद ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। और ये मॉड्यूल अगर हमने स्टार्ट किया है तो एक एंड मॉड्यूल भी होगा इसका, इसके दरमियान सारा आपका कोडिंग आएगी। ठीक है, तो ये जिस तरह आप मेन प्रोग्राम C++ में लिखते थे, इसमें मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल है हमारे पास। ये नाम आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ये की जो बोल्ड में लिखा हुआ है कीवर्ड, ये आपने चेंज नहीं करने होते। उसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, और ये सेमीकोलन। इसके दरमियान आप जो है वो इनपुट आउटपुट अपने सर्किट के देते हो। ठीक है, ये आपके समझो एक बॉक्स है, इस बॉक्स की जो भी इनपुट होंगी और जो भी आउटपुट होंगी, ये मॉड्यूल है पूरा। ठीक है, ये मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का नाम है EQ1। ठीक है, अब इसमें कुछ इनपुट होंगी, कुछ आउटपुट होंगी। इनपुट क्या क्या है? I0 एंड I1, ये 2 इनपुट है। ठीक है, इसने इनपुट लिखा, वायर फिलहाल छोड़ दो कि क्या चीज़ है, और एक आउटपुट लिखा और उसके साथ भी वायर लिखा। इनपुट कितनी है? I0 I1, आउटपुट कितनी है? एक EQ। ठीक है, ये EQ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको, इनपुट आउट। और ये सेमी कॉलम जो है फिर आपने लाजमी यस लगाना सर। है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना है, इधर एरर अक्सर स्टूडेंट्स से आते हैं। एक ये कि जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी उनके साथ ये कॉमा लाजमी लगाना, और एंड वाले के साथ कॉमा नहीं लगाना आपने। ठीक है, और ना ही सेमी कॉलम यहाँ पे आएंगे। सेमी कॉलम इस ब्रैकेट के बाद आएगा सेमी कॉलम। ये एक स्टेटमेंट है इसके साथ। ठीक है, ये सारी एक स्टेटमेंट है। इसको चाहे तो आप एक लाइन में लिख लें या चाहे इस तरह लिख लें। ठीक है, ये इसके लिए एक स्टेटमेंट है पूरी। उसके बाद आप अपना कोड जो है वो लिखना शुरू करते हो। इंटरनल सिग्नल्स हम अभी नहीं देखते, अभी हम आ जाते हैं इस ये एंड वाली तरफ। ठीक है, ये क्या कर रही है? I0 का नॉट एंड I1 का नॉट। ठीक है, ये I0 का नॉट ये वाला और I1 का नॉट, इसके दरमियान एंड हो रहा है। और इसका जो रिजल्ट है वो एक P0, एक सिग्नल वायर रखी है हमने। ठीक है, ये बेसिकली डेटा टाइप्स हैं आपके पास। जिस तरह आपके पास इंटीजर, फ्रैक्शन, इंटीजर, फ्लोट और इस तरह के होते थे, यहाँ पे वायर और रेज 2 डेटा टाइप्स हैं, आपने उन्हीं में रखना है। ठीक है, और आगे चल के जब हम रेज पढ़ेंगे REG, तो मैं बताऊंगा कि बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है और किसको कब यूज़ करना होता है। तो फिलहाल आप यही देख लें कि हमने वायर ही रखना है। तो इसने 2 वायर रखी, P0 एंड P1। क्यों? क्योंकि इन दोनों के एंड के बाद कुछ रिजल्ट स्टोर भी रखना है मैंने। ठीक है, कनेक्ट करना है मैंने कहीं आगे इस एंड इसके साथ और के साथ, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए ये वायर्स रखनी पड़ेगी। तो इसने इसको P0 में डाल दिया, इसको P1 में डाल दिया, I0 एंड I1, इन दोनों का एंड करके। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया? P0 एंड P1 को और कर दिया और EQ में डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़, एक और चीज़ नहीं है। एक ये असाइन, और दूसरी चीज़ कि इनका ऑर्डर। ठीक है, C
में आप क्या करते थे, ऑर्डर बाय ऑर्डर चलते थे, पहले ये स्टेटमेंट होती थी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। यहाँ पे जब हमने असाइन कीवर्ड यूज किया, इसमें ऑर्डर कोई नहीं रहा, और ये असाइन यूज करना लाजमी है आपके पास, ठीक है। असाइन के बगैर ये एरर देगा आपको। तो जब भी आपके पास वायर डाटा टाइप यूज होगी, आपने उसके साथ इक्वल अगर लगाया हुआ है तो असाइन लाजमी लगाना है, असाइन कीवर्ड लाजमी लिखना है, ठीक है। असाइन क्या करता है, ये कंटिन्यूस असाइन करता रहता है वैल्यू, ठीक है। किसको, इन दोनों की कंप्यूट करके इसको असाइन करता रहेगा, ठीक है। इन दोनों की कंप्यूट करके इसको असाइन करेगा, इन दोनों की कंप्यूट करके इसको असाइन करेगा। और ये जितने भी असाइन लगे होंगे ये सारे, ये तमाम पैरेलल में चलेंगे, यानी कि एट ए टाइम ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसीलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं इसको पहले लिख दूं या इसको पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास सर्किट में। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये इसको भी कंप्यूट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। जब तीनों को इकट्ठा एक साथ करेगा, तो शुरू में आपके पास जो आपकी आउटपुट है वो मे बी कुछ माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम के लिए आपको एरर दिखाई दे। क्यों? क्योंकि P0 एंड P1 कैलकुलेटेड, इनकी वैल्यू ही नहीं पता हमें क्या है, ठीक है। वो तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, उसी उसी लाइन में बेसिकली उसी वक्त हो रहे हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो इतने छोटे टाइम के लिए होती है, आप उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगली फिर जो है वो ये कंप्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है, सबको समझ आ गया? ये इसकी बॉडी है सर Yes, sir. जी। सर इसमें हमें सर्किट आएगा ना, उसको देख के हमने कोडिंग करनी होगी ना? जी जी। ओके सर। बेसिकली एक सिंपल, शायद लैब भी में भी आप लोगों ने ये काम किया हो, कंपैरेटर बनाया हो, नहीं बनाया तो बेसिकली अभी Xilinx सब के पास होना चाहिए अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है, ताकि आप जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें इस चीज़ की। उसके बाद सर बेसिक बनाया हुआ है सर। बताया हुआ है, एलिमेंट्स देख लेते हैं। ये बेसिकली थ्योरी ही है ज़्यादा, कि आप लोगों ने जो है वो किस चीज़ का ख्याल रखना होता है जब भी आप वेरीलॉग या कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, तो आपको कुछ सिंटैक्स जो है उसका ख्याल रखना होता है। We need to see some naming rules of the Verilog, that what is legal way to write the name to different part of the code, ठीक है। तो ये नेमिंग रूल जो है वो तकरीबन हर लैंग्वेज का ऐसा ही होता है, ठीक है। यूनिक नाम देना है, EQ1, IN1, IN0, ठीक है। एक चीज़ पे मैं बड़ा एम्फसाइज भी करता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ का नाम लिख रहे हो तो नाम A1 A2 इस तरह नहीं लिखने, आपने कोई लॉजिकल नाम देना है। इस तरह ये इन वन दिया हुआ है, इसका नाम ही समझ आ जाता है कि इनपुट 1 है, इनपुट 0 है, ठीक है। तो जब भी नाम दें तो काइंडली नाम लॉजिकल दें, बेशक लंबा हो जाए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इलॉजिकल नेम होंगे A1 A2 A3 A5, तो आपको कल को बल्कि उसी टाइम भूल जाएंगे कि A1 मैंने किसका रखा था, A2 किसका रखा था, ठीक है। तो वो नाम जो है वो लॉजिकल होने चाहिए आपके पास। तो ये वो कह रहा है यूनिक नेम होने चाहिए, ठीक है, सबके नाम डिफरेंट होंगे। उसके बाद कह रहा है कि कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर साइन हो सकते हैं, ठीक है। डॉलर साइन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये फिक्स आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनके भी होते हैं। लेकिन लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा लेटर या अंडरस्कोर होगा। आप कभी भी नेम 1 इन नहीं लिख सकते, ठीक है। हमेशा जो पहला लेटर हो, पहला वर्ड होगा, वो कभी भी लेटर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 में से कुछ नहीं होना चाहिए, सॉरी, लेटर होना चाहिए, 1 2 3 में से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये C++, ये जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं उसका रूल यही होता है कि पहला हमेशा कोई लेटर होना चाहिए, या अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद डॉलर इज यूजली यूज टू सिस्टम टास्क और फंक्शंस, ठीक है। तो डॉलर भी आप अवॉइड करें कि यूज़ ना करें, ठीक है। हम सिस्टम्स टास्क जो होती हैं इसके अंदर बिल्ड इन होती हैं, उसमें होता है डॉलर से। गिव मीनिंगफुल नेम डेटा बस, ठीक है। इस पे मैं बड़ा जोर देता हूँ,
आपका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। इधर अगर मैंने A1 लिखा होगा तो मुझे नहीं समझ आएगा यार A1 क्या चीज़ है, या कोई कोड आपका पढ़ रहा होगा उसको भी नहीं समझ आएगा कि A1 क्या चीज़ है। तो मीनिंगफुल नेम आपने ज़रूर देने। वेरीलॉग इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा बस स्मॉल से और डेटा बस कैपिटल से ये दो डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो केस सेंसिटिव बोलते हैं कि अगर आपके पास एक भी वर्ड डिफरेंट केस में आ गया तो वो वर्ड डिफरेंट हो जाएगा, पूरे आपके पास चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट यही करता है कि कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, तो फिर रिजल्ट सही नहीं आ रहे होते, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बोल्ड हो जाते हैं, जैसे कि मॉड्यूल है, वायर है, असाइन है, जो कि हमने अभी पीछे देखे। तो उनको आपने जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं और ये बोल्ड हो जाते हैं। वाइट स्पेसेस आप जितनी मर्जी दे दें, वो खाली आपके पास कोड को रीडेबल फॉर्म में करने के लिए होती हैं, ठीक है। इंक्लूड स्पेस, टैब, न्यू लाइन, यूज टू सेपरेट आइडेंटिफायर, ठीक है, दो डिफरेंट आइडेंटिफायर होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए होगा। यूज फॉर प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो स्पेसिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोड रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है आपके पास। बाकी हार्डवेयर में कोई फ़र्क नहीं, कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्पेस जितनी मर्जी दे दें। उसके बाद कमेंट्स आपने साथ साथ लिखने होते हैं, डबल बैक स्लैश से भी हो सकते हैं। तो एक लाइन का होगा, अगर मल्टीपल लाइन करनी है तो इससे शुरू होगा और इससे फिर वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके दरमियान जितनी मर्जी लाइन आप डाल दें। उसके बाद डाटा टाइप्स में हमारे पास जो है वो, तो ये जो डाटा टाइप्स हैं ये मोस्टली वैल्यू देने के लिए आपको जो है वो यूज़ करते हैं। आवर नीड इज़ दैट वी नीड इनपुट आउटपुट, नीड इंटरनल वायर्स रजिस्टर, वी नीड टू परफॉर्म लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट हमने अभी देख लिया। इंटरनल सिग्नल्स वो जो ये आ रहे थे, ये इंटरनल सिग्नल्स होते हैं। और क्या है, गेट्स, लॉजिकल गेट, इसके अंदर जो एंड गेट और ये और गेट है, ये तीन चीज़ें ही होती हैं हमारे पास मोस्टली प्रोग्रामिंग में, ठीक है। नीड इनपुट आउटपुट, नीड इंटरनल वायर्स, लैचेस और रजिस्टर्स, ठीक है। ये वायर, लैचेस और रजिस्टर्स ये टाइप्स हैं। वी नीड टू परफॉर्म लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और कोई ना कोई ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहा होगा। सो वी वांट अ लैंग्वेज टू सपोर्ट अस इन हाउ वी कैन डिफाइन द साइज ऑफ इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स, ठीक है। वो इनपुट आउटपुट या रजिस्टर्स जो है, इंटरनल रजिस्टर ये वाले, इनका साइज किस तरह देना है। व्हाट वैल्यू कैन बी गिवन टू देम, क्या वैल्यू दे सकते हैं हम। इन विच सिस्टम वैल्यू कैन बी राइट, किस में देने हैं, बाइनरी में देनी है, ऑक्टेट में देनी है, डेसिमल में देनी है, हेक्साडेसिमल में, किस फॉर्मेट में आपने वैल्यू देनी है। तो ये चीज़ें जो है वो लैंग्वेज सपोर्ट करनी चाहिए। विच ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन दैम, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो इन सब को हम देखते हैं कि ये क्या है। 4 बेसिक टाइप्स है हमारे पास। एक है ज़ीरो, जिसको हम लॉजिकल ज़ीरो बोलते हैं, फॉल्स। एक होती है 1, जो लॉजिकल 1 होती है, ट्रू कंडीशन। एक Z होती है और एक X होती है, ठीक है। Z बेसिकली, X तो आपको पता है, X होता है अननोन, ठीक है। जहाँ पे भी या हम ये कह देंगे जी 0 और 1 में से दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो वहाँ पे भी हम X करते हैं। उसके बाद एक और होती है यहाँ पे डाटा टाइप Z, जिसको हम बोलते हैं हाई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है, बता सकते हैं। हाँ जी, किसी को इम्पीडेंस होती है सर बेसिकली, डीएलडी की टर्म में नहीं पता सर। नहीं वैसे अगर सर सर्किट, वैसे तो जो रेजिस्टेंस को बोलते हैं ना इम्पीडेंस। ठीक है, वही इम्पीडेंस ये भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस हाई कर देता है basically। तो ये रेजिस्टेंस हाई कब होती है, ये हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई इम्पीडेंस मीन्स हाई रेजिस्टेंस स्टेट, ठीक है। जब भी हम किसी सर्किट की आउटपुट को अनडिफाइंड कहना चाहें, ठीक है, तो हम जो है उसकी इम्पीडेंस Z कर देते हैं। इम्पीडेंस Z करने से
फ़ायदा ये होता है कि मे बी वो सर्किट आगे किसी और चीज़ के साथ कनेक्टेड हो, किसी आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, या किसी और इनपुट के साथ कनेक्टेड हो। तो ये मैं कहता हूँ ये एक क्यों करके कनेक्टेड है, यहाँ से भी एक इनपुट आ रही है। तो जब हम इसको हाई इम्पीडेंस करेंगे, हाई इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से अगर मैं कोई इनपुट कोई वैल्यू आ भी जाए, वो इस सर्किट के थ्रू इसमें नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये प्रिवेंट करेगा, वो यहाँ से इसके थ्रू होके जाएगी, ठीक है। तो हाई इम्पीडेंस वहाँ पे की जाती है जहाँ पे हमें सर्किट की आउटपुट, सर्किट के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बेसिकली सिक्योर करना हो, वहाँ पे हम हाई इम्पीडेंस कर देते हैं, ठीक है। वो डाटा टाइप क्या कहलाती है, जेड, हाई इम्पीडेंस, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जब आगे आप थोड़ा सा डाटा टाइप्स को सही कर लोगे तब फिर मैं एक दफ़ा आपको जो है वो डिफाइन कर दूँगा। जेड बेसिकली हाई इम्पीडेंस होती है और ये सर्किट के आउटपुट पे शो की जाती है, और ये इसका मेन मकसद यही होता है कि कोई करंट ट्रेवल करता हुआ सर्किट की इनपुट से आउटपुट से कहीं सर्किट को डैमेज ना करे, इस वजह से इसको हाई इम्पीडेंस रखा जाता है। होती ये भी अननोन ही है, ठीक है, अननोन ही कराते हैं, एक ये अननोन होती है, एक ये भी अननोन ही होती है बस। उसके बाद डाटा टाइप ग्रुप्स आ गए। दो ग्रुप्स हैं आपके पास, एक है नेट ग्रुप और एक है वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आ, अगर आपने सही तरह ये सब्जेक्ट करना है, और इसी में बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि नेट और वेरिएबल ग्रुप क्या चीज़ है, ठीक है। नेट ग्रुप जो है रिप्रेजेंटिंग फिजिकल कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जिस तरह हमने वो वायर देखी थी अभी P0 P1 ये वाली, और ये जो इंटरनल इनपुट आ रही थी, ये हमारे पास क्या है, ये है नेट ग्रुप वायर्स, ठीक है। आउटपुट ऑफ द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, असाइन जो लिखा था हमने कीवर्ड, उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगी, EQ इक्वल टू P0 और P2 P1, ठीक है। ये हमने किया था, कहता है जी ये जो है ये हमेशा वायर होनी चाहिए, ठीक है, वायर होनी चाहिए, इसका नाम क्या है, नेट ग्रुप है ये, ठीक है। उसके बाद करते हैं कनेक्टिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन के लिए भी यूज होती है, ठीक है। तीन तरीके हो गए, रिप्रेजेंट फिजिकल कनेक्शन, किसी हार्डवेयर का फिजिकल कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको वायर रखेंगे। दूसरा आउटपुट ऑफ कंटिन्यूस स्टेटमेंट, असाइन जिसके साथ लगा होता है उसको हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है, ये आउटपुट है ना, ये दोनों करके आउटपुट इसमें आ रही है ना, तो ये हमेशा वायर टाइप होगी। उसके बाद कनेक्टिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए भी हम वायर यूज़ करते हैं। अभी आपने और मॉड्यूल नहीं पढ़े, अभी एक ही मॉड्यूल देखा है, जैसे कि ये, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सर्किट में ये दो तीन मॉड्यूल हो हमारे पास, ठीक है, एक कोई सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा, दूसरा किसी और सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी हमें ये नेट ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो आगे इसी को थोड़ा बैक से मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। किसी को कोई क्वेश्चन इसके? नो सर, क्लियर है। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जल्दी से, और फिर हम जो है वो फिनिश करते हैं। लेक्चर जो है मैंने टीम्स पे भी अपलोड कर दिए हैं, और इस पे भी मैं अभी बाकी अपलोड कर दिए हैं, ये आखिरी वाला नहीं हुआ हुआ। ये भी कर दे सर। ये भी मैं कर दूंगा अभी। बेहतर ये है कि आप इसी में जो टीम्स पे मैंने अपलोड किया है ना, पूरी पूरी स्लाइड सेट है, तो इसी से देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, कि वो एक में फ्लो में चल रहे होते हैं। इसमें आधा पीछे आधा आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
समझना भी। ओके सर। कि जी मोहम्मद ताहा, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। असद, ताहा प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब नहीं है, अच्छा असद है, फरजीन, यस। अम्माद, Present, sir. हसनैन, प्रेजेंट। अमनाल, Sir, 023 present. ठीक है प्रेजेंट है। Present, sir. मोहम्मद अवैस, सर ये प्रेजेंट है सर, इसका माइक का इशू इसने मुझे कहा था सर वो। नबील, यस सर, प्रेजेंट। वलीद, हमजा, प्रेजेंट सर। उसामा, प्रेजेंट सर। जीशान, प्रेजेंट सर। बिलाल, प्रेजेंट सर। वकास, वकार सॉरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा खान, प्रेजेंट सर। नवीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। अनस, मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट सर। मोमिन, प्रेजेंट सर। मोमेंट प्रेजेंट। ठीक है, हाफिज हमजा, अहमद अली, यस सर। ओके जी। कल आपकी क्लास होगी, फिलहाल तो यही है कि क्लास है कल, ठीक है। तो अगर कोई और नोटिफिकेशन आ गया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी पे, वरना कल क्लास है आपकी। ओके सर। सर ये अब्दुल वहाब ओके ये 002 ये अभी तक था इधर, अभी 10 मिनट पहले इसका जो है डिस्कनेक्ट हुआ है। चलो मैं लगा देता हूँ। ओके सर, थैंक ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ सर।